नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सबका दिल से स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी पर। नमस्ते। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारी प्यारी सब्सक्राइबर बहन ने पहली कमेंट में शिकायत की थी कि कहानी तो बढ़िया है लेकिन उसमें असली हॉरर डायलॉग की कमी है। तो आज की ये बमूरी गांव की दास्तान हम आपको उसी शिकायत को पूरा करते हुए सुना रहे हैं। रात का सन्नाटा था। गांव के चौराहे पर 4-5 बुजुर्ग बैठे थे। चूल्हे पर उबलती चाय की भाप उठ रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी औरत की भारी ठंडी आवाज गूंजी, कौन बैठा है मेरे हिस्से की चौपाल पर? सबके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े रामकिशन कांपती आवाज में बोले, देख रहे हो ना, फिर से वही परछाई आ गई है। और सच में अंधेरे से निकलकर एक औरत नजर आई। बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारों की तरह लाल और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो सीधे चूल्हे के पास जाकर ठंडी सांस छोड़ी और देखते ही देखते उबलती चाय बर्फ की तरह जम गई। एक बूढ़ा डरते हुए चिल्लाया, तू कौन है? क्या चाहती है यहाँ से? उसका डरावना जवाब था, ये गांव बमूरी मेरी लाश पर बना है। जब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। इतना कहते हुए उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां आगे बढ़ाई और पूरा चौपाल अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, ये तो बस बमूरी गांव की शुरुआत है। असली राज तो अभी बाकी है। अगर दिल दहलाने वाली ये कहानी आपको पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि असली डर आगे आने वाला है। घूस्ट अगली बार की दास्तान में सुनना मत भूलना कि उस औरत की मौत कैसे हुई थी और क्यों पूरा गांव उसके श्राप से कांप रहा है। तो दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ा था। पूरा चौपाल अंधेरे में डूब गया था और सब बूढ़े कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। अचानक अंधेरे में वही औरत की आवाज गूंजी, तुम सब ने मिलकर मुझे मारा था। अब मैं तुम सबको एक एक कर गिनूंगी और कोई नहीं बचेगा। बूढ़ा रामकिशन घबराकर बोला, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। गांव वालों ने हमें मजबूर किया था। तू समझ क्यों नहीं रही? अचानक बिजली की तरह चीख सुनाई दी और सबने देखा कि उस औरत की आंखों से खून बह रहा था। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और चौपाल की दीवार पर लपट जैसा निशान बना दिया। फिर ठंडी हवा का झोंका आया और वो औरत जैसे गायब हो गई। लेकिन चौपाल पर रखा मिट्टी का दिया अपने आप बुझ गया। पूरा माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बूढ़े दयाराम कांपते हुए बोले, अब ये रोज आने लगी है। जब तक इसका सच पता नहीं चलेगा, गांव का कोई आदमी चैन से नहीं जी पाएगा। उसी वक्त सबसे छोटा लड़का भीष्म ने हिम्मत करके कहा, दादा, ये आत्मा किसकी है? आखिर किसकी मौत हुई थी इस बमोरी गांव में? सारे बूढ़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चुप्पी इतनी गहरी थी कि जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर धीमी आवाज में रामकिशन बोला, ये औरत कोई साधारण नहीं थी। ये थी रूपकला, जिसकी चीख आज भी रात के तीसरे पहर सुनाई देती है। दोस्तों, अब असली डर यहीं से शुरू होता है। कौन थी रूपकला? किसने उसे मारा था? और क्यों पूरा गांव उसके खून का प्यासा हो गया था? ये सब आप जानेंगे अगले हिस्से में। अगर अब तक कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो शायद आप सुन भी पाएं या नहीं। तो दोस्तों, वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पिछली बार खत्म किया था। चौपाल पर बैठे बूढ़ों ने जब रूपकला का नाम लिया तो पूरा गांव सिहर उठा। रात का तीसरा पहर था। दूर कहीं से कुत्तों का लगातार भौंकना सुनाई दे रहा था। रामकिशन ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, रूपकला इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी हंसी से पूरा गांव जगमगाता था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत डरावनी थी। बूढ़े के शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ते, सबकी सांसें थमती जा रही थीं। गांव के ठाकुर ने जबरदस्ती उसे पाने की कोशिश की। जब रूपकला ने विरोध किया तो गांव वालों ने मिलकर उसे चुड़ैल कह दिया। उसी रात उसे इसी चौपाल के पेड़ से बांधकर जला दिया गया और तब से उसकी चीखें इसी गांव में गूंज रही थीं। भीष्म डरते हुए बोला, मतलब दादा, ये आत्मा बदला लेने आई है? तभी अचानक वही ठंडी हवा का झोंका आया और चौपाल का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे खून से लथपथ रूपकला खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक घिसट रहे थे और आंखों से धुआं निकल रहा था। उसकी डरावनी आवाज गूंजी, हाँ,
मैं बदला लेने आई हूँ। जिसने भी मेरी मौत देखी थी, सबको गिन गिन कर जलाऊंगी। बूढ़े दयाराम कांपते हुए चिल्लाए, भगवान का नाम ले रूपकला, हमें छोड़ दे। लेकिन वो औरत हंसने लगी, इतनी खौफनाक हंसी कि पूरा गांव गूंज उठा। हा 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 हा, अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहते ही चौपाल की लालटेन अपने आप जमीन पर गिर गई और तेज आग की लपटें उठी। सब लोग बाहर भागे, लेकिन उस आग की परछाई में रूपकला की आत्मा सबके पीछे पीछे दिखाई दे रही थी। दोस्तों, अब असली दहशत यहाँ से शुरू होती है। क्या गांव वाले रूपकला की आत्मा से बच पाएंगे, या फिर पूरा बमूरी गांव उसकी आग में खाक हो जाएगा? ये सब आपको अगले हिस्से में सुनने को मिलेगा। अगर ये कहानी आपके दिल तक डहर पहुंचा रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की दास्तान आपको और भी ज्यादा कांपा देगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ वो रात जब रूपकला की आत्मा ने पहली हत्या की थी। रात का समय था। बमूरी गांव में सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर बस हवा की सनसनाहट और झिंगरों की आवाज गूंज रही थी। तभी चौपाल के पास बैठा बूढ़ा शिवलाल बीड़ी पी रहा था। उसे लगता था ये सब बस कहानियां हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, ये सब बुजुर्ग डर फैलाते हैं। कौन सी रूपकला, कौन सी चुड़ैल, कुछ नहीं होता। इतना कहना ही था कि अचानक उसके पीछे से किसी औरत की कराहती आवाज आई। शिवलाल, तुझे याद है, तूने मेरी चीखें सुनी थी, फिर भी तूने मुझे जलते देखा था। शिवलाल ने पीछे मुड़कर देखा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने रूपकला खड़ी थी, पूरी तरह आग में झुलसी हुई। उसकी खाल पिघली हुई, बाल राख से लिपटे और आंखें खून से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और ठंडी उंगलियों से उसका गला पकड़कर फुसफुसाई, अब तेरी बारी है। शिवलाल का गला दबाते ही उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, बचाओ बचाओ। लोग दौड़े तो सही, लेकिन जब पहुंचे तो देखा शिवलाल का शव पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं। सब गांव वाले दहशत में आ गए। किसी ने धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है, अब रोज एक मौत होगी। तभी हवा का झोंका आया और उसी के साथ रूपकला की चीख गूंजी, मैं लौट आई हूं, कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, यही थी पहली हत्या की रात। अब सवाल ये है कि अगला शिकार कौन होगा, और क्या इस गांव का कोई भी इंसान रूपकला की आग से बच पाएगा? अगर अब तक की कहानी ने आपकी रूह कांपा दी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं सुनाऊंगी वो रात जब पूरा गांव एक साथ उसकी छाया में फंस गया था, घोस्ट। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ वो रात जब पूरा गांव रूपकला की छाया में फंस गया था। शिवलाल की मौत के बाद पूरा गांव कांप गया था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, बच्चे तक चीख चीख कर रोते थे। औरतें अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च लटका रही थीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि रूपकला का श्राप अब पूरे गांव पर हावी हो चुका था। उस रात तीसरे पहर अचानक ड्रम बजने की आवाज गूंजी। गांव के बीचों बीच जहां कभी रूपकला को जलाया गया था, वहां अपने आप मशालें जल उठीं। गांव वाले दहशत में इकट्ठा हो गए। सबसे आगे बूढ़ा रामकिशन कांपती आवाज में बोला, देखो देखो, ये आग किसने जलाई है। तभी धुएं के बीच से रूपकला की परछाई निकली। उसके चेहरे पर आधा मांस था और आधा जलकर राख हो चुका था। उसने जमीन पर हाथ पटका और जोर से चीखी, तुम सबने मिलकर मेरा तिरस्कार किया था, अब मैं तुम सबको वहीं जलाऊंगी जैसे तुमने मुझे जलाया था। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन उनके चारों तरफ आग की दीवार उठ गई। औरतें चिल्ला रही थी, हे भगवान, हमें बचा लो। लेकिन रूपकला हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ मरकर जमीन पर गिर पड़े। तभी अचानक दयाराम ने हिम्मत की। उसने हाथ जोड़कर कहा, रूपकला, अगर तुझे न्याय चाहिए तो हम तैयार हैं, लेकिन पूरे गांव को मत जला। बता, तुझे चैन कैसे मिलेगा। रूपकला की आंखें आग की तरह चमकी। वो दयाराम के पास आकर फुसफुसाई, मेरा चैन सिर्फ तब लौटेगा जब इस गांव की हर रात मेरी चीख में बदलेगी। जब तक इस जमीन पर इंसान सांस लेगा, मेरी आत्मा भूखी रहेगी।
इतना कहते ही वो अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन आग की दीवार अभी भी जल रही थी और पूरा गांव उसी में घिरा खड़ा था। गांव वाले चीख चीख कर एक दूसरे से लिपटने लगे। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। हर घर से रोने की आवाजें आती रहीं। दोस्तों, ये थी वो भयानक रात जब पूरा बमूरी गांव रूपकला की छाया में फंस गया था। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको सुनाऊंगी वो रहस्य जिसमें पता चलता है कि रूपकला की मौत के पीछे सिर्फ ठाकुर ही नहीं बल्कि गांव का एक और बड़ा राज छुपा था। तो दोस्तों, अब बारी है उस राज को खोलने की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि रूपकला को ठाकुर ने जलवाया था, लेकिन असली सच कुछ और ही था। उस रात चौपाल पर बैठे रामकिशन ने कांपते हुए कहा, बात सिर्फ ठाकुर तक ही नहीं थी बल्कि गांव के कुछ लोग भी उसके साथ शामिल थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम है हमारे अपने पंडित का। भीष्म ने दंग रहकर पूछा, पंडित जी, लेकिन वो तो पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? रामकिशन ने आंखें नीचे कर ली और धीमी आवाज में बोला, रूपकला किसी और से प्यार करती थी और पंडित का बेटा उससे शादी करना चाहता था। जब उसने मना कर दिया तो पंडित ने ही गांव वालों के कान भरे कि रूपकला चुड़ैल है। उसी ने चौपाल पर सबको उकसाया और ठाकुर के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया। इतना कहते ही अचानक बाहर से भयानक चीख सुनाई दी, सच बोल दिया, अब सजा भी भुगत। सब लोग बाहर भागे तो देखा पंडित का घर जल रहा था। अंदर से पंडित और उसका बेटा चीख चीख कर मदद मांग रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ उनके घर को ही घेरे थी, बाकी पूरे गांव में कुछ नहीं हो रहा था। रूपकला की परछाई आग के बीच खड़ी थी। उसने पंडित की तरफ इशारा किया और बोली, तूने मुझे झूठा बदनाम किया था, अब तेरा नाम और तेरा खून दोनों मिट जाएगा। गांव वाले हाथ जोड़कर रोने लगे, रूपकला बस कर दे, पंडित की गलती थी, पूरे गांव की नहीं। लेकिन रूपकला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब फैसला मेरा है और मेरी अदालत में कोई नहीं बच सकता। इतना कहते ही पंडित और उसका बेटा आग की लपटों में जलकर राख हो गए और राख उड़कर पूरे गांव के घरों की चौखट पर जा गिरी, जैसे किसी ने चेतावनी लिख दी हो, अब कोई नहीं बचा। दोस्तों, ये था वो राज जिसने साबित कर दिया कि रूपकला की मौत सिर्फ ठाकुर की साजिश नहीं थी बल्कि गांव के अपने ही लोग उसके कातिल थे। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको सुनाऊंगी वो भयानक रात जब रूपकला ने पूरे गांव की औरतों को अपने कब्जे में ले लिया था, घूस्ट। तो दोस्तों, अब सुनो वो रात जो बमूरी गांव की औरतों पर टूटी थी। पंडित और उसके बेटे की मौत के बाद सबको लगा कि शायद रूपकला अब चैन पा जाएगी, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। आसमान काला हो गया था, जैसे चांद और तारे खुद डर कर छुप गए हों। औरतें अपने घरों में बच्चों को सुला रही थीं, तभी अचानक हर घर से एक जैसी चीख सुनाई दी, आग, आग लग गई। गांव वाले बाहर भागे तो देखा औरतें अपने अपने घरों से निकलकर चौपाल की तरफ जा रही थीं। उनके चेहरों पर अजीब सी परछाई थी, आंखें लाल चमक रही थीं और होंठ नीले पड़ चुके थे। भीष्म डर कर चिल्लाया, दादा, ये हमारी माँ बहनें तो हैं, लेकिन ये चल कैसे रही हैं ऐसे, जैसे कोई और इन्हें खींच रहा हो। रामकिशन की आंखें फैल गई, ये रूपकला का खेल है, उसने इन औरतों को अपने कब्जे में ले लिया है। सच में सब औरतें एक सुर में बुदबुदा रही थी, हम चुड़ैले हैं, हम रूपकला की बहनें हैं, हम अपने मर्दों का खून पिएंगी। ये सुनते ही गांव के मर्द कांप उठे। औरतें अपने पतियों की तरफ लपक पड़ी। कोई अपने नाखून गाड़ रही थी, कोई दांत से काट रही थी। बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। दयाराम ने हिम्मत करके एक औरत को रोकना चाहा, लेकिन उसने उल्टा गले में दांत गाड़ दिए। खून बह निकला। औरतों की आंखों से आंसू नहीं बल्कि धुआं निकल रहा था। वो सब मिलकर एक साथ चिल्लाईं, रूपकला का बदला पूरा होगा। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सबके बीच रूपकला की आत्मा दिखाई दी। उसने हाथ उठाकर कहा, अब ये गांव मेरा है, यहाँ की हर औरत मेरी रूह है, हर बच्चा मेरा श्राप है और हर मर्द मेरी कुर्बानी है। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे, लेकिन औरतें उनके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। पूरा गांव दहशत में डूब चुका था। दोस्तों, यही थी वो भयानक रात जब बमूरी गांव की औरतें खुद चुड़ैल बन गई थीं।
लेकिन असली खौफ अभी भी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको सुनाऊंगी वो आखिरी रात जब रूपकला ने पूरा गांव एक साथ खत्म कर देने की कसम खाई थी। तो दोस्तों, अब सुनो वो आखिरी और सबसे खौफनाक रात जब बमूरी गांव का अंत हुआ। गांव की औरतें पहले ही रूपकला की छाया में चुड़ैल बन चुकी थीं। बच्चे चीख चीख कर मरे जा रहे थे और मर्द अपने ही घरों में छुपकर कांप रहे थे। सबको पता था अब बचना नामुमकिन है। उस रात आसमान से काले बादल इतने नीचे उतर आए जैसे धरती को निगलने आ रहे हों। हवा में राख और जलने की बदबू फैल रही थी। अचानक पूरे गांव के बीच में आग का गोला फटा और उसमें से रूपकला की आत्मा निकल आई। उसके बाल अब इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसटते हुए अंगारों की लकीर छोड़ रहे थे। उसकी आवाज गूंजी, आज मेरी आखिरी रात है और इस रात के बाद बमोरी गांव का नामो निशान मिट जाएगा। जिस मिट्टी ने मेरी चीखों को दबाया था, वही मिट्टी अब सबको जलाकर राख कर देगी। रामकिशन हाथ जोड़कर गिर पड़ा। रूपकला, तेरा बदला पूरा हो गया। हमने तेरे गुनाहगारों को मरते देखा, अब हमें छोड़ दे। लेकिन रूपकला की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, रहम? जिस रात तुमने मेरी चीखें सुनी थी और चुप रहे थे, उस रात तुमने मुझे जिंदा जला दिया था। अब वही आग तुम्हारे लिए है। इतना कहते ही जमीन फटी और आग की लपटें हर घर से उठने लगी। औरतें पागल चुड़ैल की तरह अपने पतियों को घसीट रही थी। बच्चे राख में बदल रहे थे। मर्द भागते भागते गिर रहे थे। पूरा गांव चीख रहा था, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन रूपकला की हंसी सब पर भारी थी। अब बमोरी गांव मेरा है, हमेशा के लिए। सुबह जब पहली किरण निकली, वहां कोई गांव नहीं था, बस राख का ढेर और जले हुए पेड़ों की परछाइयां थी। कहते हैं वहां अब कोई पक्षी भी नहीं रुकता और रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो औरतों की कराहती आवाजें आज भी सुनाई देती हैं, हमें जला दिया, हमें जला दिया। दोस्तों, यही था बमूरी गांव का अंत। रूपकला ने अपना बदला पूरा किया और पूरे गांव को मिटा दिया। अगर इस पूरी कहानी ने आपकी रूह तक डर पहुंचा दिया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसी हड्डियां जमा देने वाली दास्तानें आपके लिए आ रही हैं। याद रखिए, कभी किसी की चीख को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वही चीख आत्मा बनकर लौट सकती है।